राजस्थान के एक रीसेंट वायरल वीडियो में दुल्हन के फैमिली मेंबर्स ने दूल्हे को 15-20 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स दिए और 1 किलो सोना, 15 किलो चांदी, 1 पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, 1 प्लॉट, 1 करोड़ 51 लाख नकद, कुल टोटल मिलाकर 15 करोड़ 65 लाख रुपए, 15 करोड़ 65 लाख का रकम तो 15 करोड़ बताई जा रही थी, लेकिन फिर टोटल 21 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। डॉवरी, जिसको हम हिंदी में दहेज कहते हैं, ये एक तरह का पेमेंट या फिर संपत्ति है जो दुल्हन के फैमिली मेंबर शादी के टाइम दूल्हे के फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करते हैं। इसमें कैश, ज्वेलरी, जमीन, गाड़ी, घर की चीजें सब कुछ शामिल होता है। हिस्टोरिकली बहुत सारे कल्चर्स में डाउरी एक तरीके का प्री इनहेरिटेंस था। बेटी को मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए उसे अपनी शादी के टाइम दहेज मिलता था, जिसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी फंड कहा जाता था। मतलब पुराने टाइम में दहेज का एक अच्छा मकसद था। अगर कभी आगे जाके खराब टाइम आता है तो उसमें सेफ्टी, नए घर बसाने में मदद, या फिर अगर हस्बैंड आगे जाके परेशान करता है तो बेटी के पास अपनी भी एक संपत्ति होगी। लेकिन आज के टाइम में ये सदियों से चला आ रहा रिवाज अपने असली मोटिव से भटक चुका है। दहेज दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका की कई सोसाइटीज में दहेज बहुत सालों से चला आ रहा है। इंडिया में भी दहेज की हिस्ट्री काफी पुरानी है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस देखने को मिले। वैदिक इंडिया में कन्यादान के साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता था बेटियों को, जिसको स्त्रीधन कहा जाता था, पर उसे दुल्हन का हक माना जाता था, ना कि दूल्हे की डिमांड। मिडिवल एरा आते आते खासकर अपर क्लास फैमिलीज में दहेज एक प्रेस्टीज बन गया और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने भी इस प्रथा को बढ़ावा दिया। उनके जमाने में बेटियों के इनहेरिटेंस राइट्स कम होने लगे और लैंड एंड प्रॉपर्टी के सारे कामकाज बेटों के नाम हो गए। हिस्टोरियंस जैसे वीना ओल्डनबर्ग कहते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने दहेज को एक बुराई बना दिया, क्योंकि जब बेटियों को जमीन जायदाद का हक नहीं रहा तो सिर्फ एक शादी ही ऐसा ऑप्शन रह गया वेल्थ ट्रांसफर का, और धीरे धीरे दहेज एक वन साइडेड डिमांड बन गया। 1930 तक सिर्फ 40% शादियों में दहेज होता था, लेकिन 1970 आते आते 90% शादियों में दहेज का एक्सचेंज एक आम बात हो गई। इंडिपेंडेंस के आसपास और उसके बाद दहेज ने पूरी सोसाइटी को अपने लपेटे में ले लिया। और आज की अगर हम बात करें तो 1961 के डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत डाउरी कानूनन अपराध है, पर प्रैक्टिकली हर जगह चलता है। शहर हो या गांव, गरीब हो या पढ़े लिखे, दहेज की डिमांड यूनिवर्सल है। सीधे मांगना तो इलीगल है, तो लोग गिफ्ट्स की आड़ में लेते हैं। शादी में दिए गए गिफ्ट्स, तोहफे, कन्यादान, शगुन के नाम पर कैश, ज्वेलरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां तक नेगोशिएट होती है। जैसे जैसे लोगों की इनकम एंड एस्पिरेशन बढ़ रही है, दहेज का साइज भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रहा है। मिडिल क्लास फैमिली में भी दूल्हे के साइड से सिग्नल मिल जाता है कि XYZ चीज की डिमांड है, लेकिन दुल्हन की फैमिली को भी इसमें आनाकानी करके एंड में देना ही पड़ता है। कभी कार, कभी फ्लैट, कभी हाई एंड फर्नीचर, लेकिन इसका नतीजा बेटी पैदा होते ही पेरेंट्स पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं कि इसकी शादी के टाइम कितना दहेज देना होगा, और ये सन प्रेफरेंस को भी बढ़ावा देता है। लोग सोचते हैं कि बेटा होगा तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा और बेटी होगी तो उल्टा देना पड़ जाएगा। जो राजस्थान का वीडियो हमने देखा वो मायरा सेरेमनी का था, जिसपे तकरीबन 64 मिलियन व्यूज थे। कुछ लोग इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मायरा अलग चीज होती है, इसमें जो रिलेटिव्स होते हैं वो अपने प्यार और स्टेटस दिखाने के लिए ये गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन बहुत लोगों ने इसको खुलेआम दहेज का प्रदर्शन बोला। ये आयरनी है कि कुछ लोग इसको संस्कृति का नाम देके जस्टिफाई करते हैं, लेकिन क्या असल में ये अमेरिका दिखावा और लालच दोनों नहीं है? क्या इसकी वजह से सोसाइटी में प्रेशर नहीं बढ़ता कि हर किसी को ऐसे ही खर्च करना चाहिए? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे साउथ एशियन देशों में ये डाउरी का सिस्टम बहुत कॉमन है, पर कुछ जगह पर दहेज का नामो निशान ही नहीं है। मिसाल के तौर पर भूटान एक एक्सेप्शन देश है। क्यों? क्योंकि भूटान एक मैट्रिलीनियल सोसाइटी है। बेटियों को शादी के बाद भी जमीन जायदाद मिलती है। यहाँ तक कि भूटान की कुछ सोसाइटीज में लड़का लड़की के घर पे काम करके शादी का हक कमाता है। और डेनमार्क जैसी वेस्टर्न कंट्री में भी शादी के दौरान लड़का और लड़की की फैमिली के बीच डाउरी का लेन देन नहीं होता। ना डाउरी, ना ब्राइड प्राइस, सिर्फ शादी, जो दो इंडिविजुअल की पर्सनल कमिटमेंट है। मतलब ये पॉसिबल है कि बिना दहेज के भी शादियां हो सकती है, बस समाज की सोच का डिफरेंस होना चाहिए।
इंडिया में हर साल हजारों औरतें दहेज की आग में झुलस के अपनी जान गंवा देती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2017 से 2022 में हर साल 7,000 से ज्यादा महिलाओं ने डाउरी की वजह से अपनी जान गंवा दी। 18 औरतें हर दिन। और ये सारे रिपोर्टेड केसेस हैं। अंडर रिपोर्टेड केसेस तो इससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि कई सारी डेथ जो होती हैं वो सुसाइड या एक्सीडेंट का नाम देकर दबा दी जाती है। कन्विक्शन रेट भी बहुत खोखला है। 2022 में 6,100 मर्डर केसेस सिर्फ दहेज की वजह से हुए थे, पर सिर्फ 4,500 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई। इसका मतलब सिर्फ 1 या 2% केसेस में सजा होती है। और ये भी देखने वाली बात है कि 80% डाउरी डेथ केसेस सिर्फ 7 to 8 स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हरियाणा जैसे स्टेट सबसे आगे खड़े होते हैं जब बात होती है डाउरी डेथ्स की। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी भी इसका एक एपिसेंटर है। इंडिया की 19 बड़े सिटीज में जितनी डेथ्स रिकॉर्ड होती हैं, उनमें से 30% इकलौते दिल्ली के केसेस होते हैं। मतलब ये देश भर की समस्या है, किसी एक कोने की बात नहीं। अप्रैल 2025 में 27 ईयर ओल्ड रिथन्या की शादी धूमधाम से केविन कुमार से होती है। उसके घर वालों ने लगभग 2.5 किलो गोल्ड, 70 लाख की वोल्वो कार और लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी बेटी की शादी करी और उसके बाद और भी सोना देने का प्रॉमिस किया। फिर भी रिथन्या के पति और उसके ससुराल वाले खुश नहीं हुए। वो रोजाना रिथन्या को गोल्ड को लेके ताना मारते थे, मारपीट तक उतर आए। बेचारे को कभी काम का बहाना लेकर जलील करते थे और कभी कभी घंटों तक खड़ा रखते थे। 29 जून 2025 को सिर्फ शादी को 2.5 महीने ही हुए थे, लेकिन रिथन्या ने इतना ज्यादा टॉर्चर सह लिया था कि उसके बाद उसने अपनी कार के अंदर पेस्टिसाइड खाकर अपनी जान दे दी। और अपनी मौत से पहले उसने अपने पापा को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजकर ये सब बता दिया था कि उसकी मौत के जिम्मेदार उसके ससुराल वाले हैं, क्योंकि रोजाना वो उसको दहेज को लेकर टॉर्चर किया करते थे। போது உடல் ரீதியாகவும் டார்ச்சர் அனுபவிச்சுட்டு மன ரீதியாகவும் டார்ச்சர் அனுபவிச்சுட்டு எனக்கு இது வேண்டாம் இந்த லைஃப் என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா। पुलिस ने तुरंत केविन और उसके घर वालों को गिरफ्तार किया। अब एक बार सोचिए कि पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया ये सोचकर कि इतना करने के बाद तो बेटी फाइनली अपने घर में खुशी रहेगी, लेकिन बेटी खुश नहीं रहती, बल्कि वापस आती है बेटी की लाश। यही नहीं, मार्च 2025 में रोशनी की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई। मतलब गवर्नमेंट स्कीम के अंदर बिना दहेज के सिंपल शादी। लेकिन उसके ससुराल वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कुछ नहीं मिला। उन्होंने 31 मई 2025 को फिर से एक शादी सेरेमनी रखी अपने बेटे के लिए, ताकि रोशनी के घर वालों से कैश और ज्वेलरी निकलवा सके। और इस रस्म के बाद भी हैरेसमेंट जारी रहा। अब तक तो कुछ दिया नहीं, अब ये ले आओ वो ले आओ। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 15 जून 2025 को रोशनी अपने ससुराल में डेड पाई गई। गले पर दागने के निशान थे। ससुराल वालों ने पहले कहानी बनाई कि इसने खुद ही पंखे से लटककर फांसी लगाकर अपनी जान दी है, और उसकी बॉडी को वो 20 किलोमीटर दूर एक हेल्थ सेंटर में ले जाते हैं ताकि एविडेंस मिटा सके और पुलिस इस केस में ज्यादा दखलंदाजी ना दे। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि पंखे से लटकने की वजह से नहीं, बल्कि रोशनी की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। अब रोशनी के ससुराल वालों पे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और नए कानून BNS सेक्शन 85 क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स के तहत मुकदमा चल रहा है। सोचने की बात यह है कि एक सरकारी योजना भी जान नहीं बचा पाई। ये सिर्फ कुछ केसेस हैं जो मीडिया के सामने आ जाते हैं, लेकिन न जाने कितने हजार ऐसे केसेस होंगे जहां पर बहू को जलाकर मार दिया गया या फिर इतना टॉर्चर किया गया कि उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। दहेज का सीधा असर एजुकेशन पर पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जितना पैसा पेरेंट्स लड़की के दहेज जोड़ने में लगाते हैं, अगर उतना ही पैसा उसकी एजुकेशन पर लगाए तो एक अनुमान लगाते हैं 10 से 20 लाख रुपए का दहेज आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज में कॉमन हो गया है। इतने पैसे में आप पूरा बीटेक करवा सकते हैं, MBA करवा सकते हैं, यहाँ तक कि DBA भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर बेटी को 3 किलो सोना देने की बजाय आप उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में कराएं तो वो खुद 30 किलो सोना खरीद सकती है। और स्टडीज भी यही कहती है कि गरीब रूरल फैमिलीज अक्सर अपनी बेटियों के पढ़ाई के पैसे बचाकर दहेज के लिए पैसा जोड़ते हैं।
एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि 1986 में जो एंटी डाउरी लॉ को स्ट्रेंथन किया था, उसका एक उल्टा असर ये हुआ कि कई लोग अपनी बेटियों की पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कम करने लगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि लॉ तो बना दिया गया है, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करो और दहेज का पैसा भी दो। रिसर्चर्स का मानना ये भी है कि ऐसी सोसाइटीज में अक्सर ट्रेडिशनल सिग्नल्स की वजह से लोग या तो दहेज देते हैं या फिर अपनी बच्ची की पढ़ाई रोक देते हैं। यानी पूरी उल्टी बात। कानून बना था दहेज को रोकने के लिए, लेकिन लोगों ने बेटियों को पढ़ाओ ही मत अप्रोच ले लिया। आपसे एक गुजारिश है, अगर आपके घर में बेटी है या आने वाले टाइम में होती है तो अभी से प्लान बना लो कि उसको पढ़ा लिखा कर कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे। दहेज के लिए पैसा जोड़ना बंद करो और उसकी फीस और स्किल्स पे खर्च करो। और अगर आप उन बेटियों में से एक हो जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ने दे रहे हैं और आगे भी पढ़ाना चाहते हैं, तो कभी भी उनका भरोसा मत तोड़ना। अपनी पढ़ाई पूरी करो, खुद को फाइनेंशियल एंड करियर इंडिपेंडेंस दो। और हाँ, जिन्हें लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बेटी को आगे पढ़ा नहीं पाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कॉलेज विद्या जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज के कौन से कोर्सेज अफोर्डेबल और अच्छे हैं। ऑनलाइन डिग्री ले लेना 100 तोला सोने देने से तो अच्छा ही है। उस डिग्री की कीमत आपको हर रोज मिलेगी जॉब और इज्जत के रूप में। इंडिया को एंटी डाउरी कानून बनाए 60 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन एंटी डाउरी सोच बनाने का टाइम अब है। बेटी अगर खुद पढ़ लिख कर कुछ करेगी तो उसके पिता को शादी करने के लिए कभी कर्ज नहीं लेना होगा। हमारी जनरेशन ये चेंज ला सकती है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं, तो जाकर ये वाला वीडियो देखो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आपसे मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।